नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग आरएमबी के क्वेश्चन कर रहे थे, उसी की आरएमबी की सीरीज़ में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला नंबर, क्योंकि अब तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो आज का हमारा 51 क्वेश्चन होगा। तो आज का 51 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज़ बेस्ट फॉर द मेरीन वर्क्स। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सीमेंट समुद्री कार्यों के लिए सर्वोत्तम होता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट या फिर नोटा। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट जो होता है वो हमारा समुद्र के कामों के लिए सर्वोत्तम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ। सीमेंट में हम लोग जिप्सम को क्यों ऐड करते हैं, वो क्या प्रॉपर्टी के लिए, किस लिए ऐड किया जाता है। सीमेंटिंग के लिए, सेटिंग के लिए, रिटार्डिंग द सेटिंग के लिए। तो जब आपकी सेटिंग जल्दी हो रही होती है तो उसको रिटार्ड करने के लिए हम लोग जिप्सम का यूज़ करते हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज इन कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। तो सिंपल सी चीज़ कह रहा है कि निम्नांकित में से सीमेंट में अधिकतम प्रतिशत किसका है, सिलिका का, एल्यूमिना का, लाइम का और या फिर नोटा। तो ये तो मैं 50 बार बता चुका हूँ कि सीमेंट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो सीमेंट में सबसे ज़्यादा लाइम पाया जाता है। ठीक है ना, 60 से 65% तक लाइम होता है। वाटर सीमेंट रेशियो टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेकन एज। सीमेंट में की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जानने हेतु पानी एवं सीमेंट का कितना अनुपात लेते हैं। 0.2, 0.3, 0.4। तो 0.4 हम लोग यहाँ पे लेते हैं एज पर 54 ना, हाँ। तो इसको एज पर हम लोग IS कोड से, ठीक है। तो 0.4 हम लोग यहाँ पर लेते हैं। द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू। कह रहा है कि सीमेंट में सीमेंट को जोड़ने वाला गुण मुख्य रूप से किसकी वजह से होता है, लाइम की वजह से या फिर आपका एल्यूमिना, सिलिका या फिर नोटा। तो लाइम ऐसा वो इंग्रेडिएंट होता है जिससे सीमेंट में सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो लाइम इज द राइट आंसर। द इनसॉल्युबल रेसिड्यू इन सीमेंट शुड बी। सीमेंट में अघुलनशील अवशेष होना चाहिए 20% से 25% के बीच में, 20% से कम 10 से 20% के बीच में या फिर लेस देन 1.5। जब हम सीमेंट को यूज़ करते हैं तो उसमें जो इनसॉल्युबल रेसिड्यू है वो आपका लेस देन 1.5% होना चाहिए। ठीक है गाइस। व्हाट इज द साइज ऑफ क्यूब फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट का जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें टेस्टिंग करना पड़ता है कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। इसके लिए हम लोग क्यूब बनाते हैं। तो क्यूब का जो साइज होता है वो 17.6 mm का होता है। ये एज पर IS 10080 से हम लोग लेते हैं। ठीक है ना, 70.6 mm का होता है, याद रखना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट में टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए। आपकी 8 से 10% के बीच में, 2 से 5% के बीच में, 18% से ज़्यादा या 5 से 8%। तो जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड है ये OPC में 8 से 10% के बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इज द राइट आंसर। क्यूरिंग पीरियड इज मिनिमम फॉर कंक्रीट यूजिंग। सिंपल सा चीज़ पूछा है कि हम किस सीमेंट का प्रयोग करें कि जिसमें तराई की जो अवधि होती है वो न्यूनतम हो। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, लो हीट सीमेंट में, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में या फिर नोटा में। तो ये सिंपल सी बात है, जो आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है इसमें क्यूरिंग पीरियड जो होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है ना, क्योंकि रैपिड मतलब जल्दी, हार्डनिंग मतलब जल्दी हार्ड होने वाला, तो इसमें क्यूरिंग पीरियड भी कम होगा। Which of the following test is used to estimate soundness of ordinary Portland cement? कह रहा है कि आपका जो OPC है उसमें हम साउंडनेस जांचने के लिए निम्न में से कौन सा टेस्ट करते हैं। ली चैटेलियर टेस्ट, अब्राहम्स लम्पकोन टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट या फिर नोटा। सिंपल सी बात है कि जब हम लोग साउंडनेस को देखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ली चैटेलियर टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, 60 का ए इज द राइट आंसर होगा।
विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड सीमेंट का वो रेस्पॉन्सिबल है सीमेंट की स्ट्रेंथ के लिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका है, या फिर एल्यूमिना है, या फिर कैल्शियम सल्फेट है। तो जो सिलिका होता है ये आपको इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ, ठीक है ना। सिलिका आपको इम्पार्ट द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, सीमेंट की स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है, ठीक है ना, सिलिका। सो बी इज द राइट आंसर। Which of the following is an issue resulting out of chemical interaction between cement and aggregate। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सीमेंट और एग्रीगेट के मध्य रासायनिक अंतरक्रिया का जो रिजल्ट है वो किन विकल्पों से पता चलता है। सल्फेट अटैक से, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन से, कोरोजन से, या फिर नोटा। मतलब कि जो केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन सीमेंट और एग्रीगेट के बीच में, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है। सल्फेट अटैक से नहीं पता चलेगा, ना ही कोरोजन से पता चलेगा, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन से ये चीज़ पता चलती है, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉल, देखो यहाँ पे आप कुछ ना करो, आप केवल जो ऑप्शन है उसको आप लोग हटा लो। सल्फेट अटैक से नहीं पता चलेगा, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन नहीं भी समझ में आया तो छोड़ दो, कोरोजन से नहीं पता चलेगा, तो जब दो हट गए नोटा हो नहीं सकता, तो बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मतलब आप अगर किसी क्वेश्चन में फंसते भी हो तो वहाँ पे आप ऑप्शन की मदद लेके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल, कि निम्न में से कौन सा अनुपूरक सीमेंटीकरण पदार्थ नहीं है। फ्लाई ऐश, माइक्रोसिलिका, राइस हस्क ऐश, या काओलिनेट। अभी हम लोग ने कल के ही वीडियो में देखा था कि फ्लाई ऐश भी यूज़ कर रहे थे, माइक्रोसिलिका भी, और राइस हस्क ऐश भी। पर काओलिनाइट का यूज़ हम लोग यहाँ नहीं करते। काओलिनाइट हम लोग सॉइल में पढ़े थे, याद होगा, इलाइट काओलिनाइट, माउंट मोलियोनाइट। सो डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है ना। फॉलोइंग इज नॉट ए सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल, तो काओलिनाइट, काओलिनाइट हमारा ये मटेरियल नहीं है सीमेंट के लिए। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज, अब मेन इंग्रेडिएंट क्या है आपका, एल्यूमिना है, आयरन ऑक्साइड है, सिलिका है, या फिर लाइम है। अभी बात हुई थी लाइम का 60 से 65% होता है, तो लाइम हमारा मेन इंग्रेडिएंट होगा। एक क्विक सेटिंग सीमेंट हैज एन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अबाउट, तो जो आपका क्विक सेटिंग सीमेंट है वो उसका अति शीघ्र जमने वाली जो सीमेंट है उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कितना होता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 40 या 50। तो 5 मिनट होता है, क्योंकि क्विक सेटिंग सीमेंट है, तुरंत जमने वाली सीमेंट है, तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है, याद रखना। और ओपीसी के लिए कितना होता है, ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट, ठीक है। ओपीसी का 30, क्विक सेटिंग का 5 मिनट। पोर्टलैंड सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग इन अ किल्न, द फॉलोइंग मटेरियल आर। पोर्टलैंड सीमेंट एक भट्टी में जलने से निर्मित होता है जिसमें निम्नलिखित सामग्री होती है। लाइमस्टोन एंड एल्यूमिना होता है, कि लाइमस्टोन क्ले होता है, कि लाइमस्टोन एंड सैंड होता है, या फिर नोटा होता है। तो जब आप भट्टी में पोर्टलैंड सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हो तो उसमें हम लोग लाइमस्टोन और क्ले का यूज़ करते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट्स कलर टू सीमेंट इज, सीमेंट को कौन सा आपका इंग्रेडिएंट कलर प्रोवाइड करता है। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड जो होता है वो आपको सीमेंट में कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने बीएमसी में पढ़ी होगी। लाइम स्टोन यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज, तो कह रहा है कि जो घटक मतलब सीमेंट बनाने के लिए जो आप लाइम स्टोन का यूज़ कर रहे हो वो कैसा पत्थर है ना, प्रयोग होने वाला चूना पत्थर कैसा है, कंकड़ पत्थर है, या मैग्नीशियम लाइमस्टोन है, या कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन है, या फिर नोटा है, ठीक है। तो सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लाइमस्टोन यूज़ कर रहा है वो हमारा कंकड़ लाइमस्टोन होता है। सो इज द राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोजोलैनिक मटेरियल, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पोजोलैनिक सामग्री नहीं है। फ्लाई ऐश, राइस हस्क ऐश, जिप्सम, नोटा। जिप्सम जो हमारा होता है ये हमारा पोजोलैनिक मटेरियल नहीं होता है, ठीक है ना। तो सी इज द राइट आंसर। फ्लाई ऐश और राइस हस्क ये दोनों ही पोजोलैनिक मटेरियल होते हैं।
द रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सीमेंट डिपेंड्स ऑन इट। सीमेंट के हाइड्रोजन और हाइड्रोलिसिस की दर इसके निम्न गुण पर निर्भर करती है, साउंडनेस पे, फाइननेस पे, सेटिंग टेस्ट पे या नोट पे। अच्छा देखो, रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस बोल रहा है, ठीक है ना। तो साउंडनेस से पता चल सकती है? नहीं पता चल सकती। फाइननेस से क्या रेट ऑफ हाइड्रेशन पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है। सेटिंग टेस्ट हम नहीं पता कर सकते, नोटा है ही नहीं। तो फाइननेस के थ्रू हम अपना रेट ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस सीमेंट की इस पर डिपेंड कर सकती है, फाइननेस पे, कि सीमेंट हमारा कितना फाइन है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। The sign of decay appearing in the form of yellow or red tinge or discoloration of over mature trees is known as। बहुत पुराने जो ट्रीज हैं उस पे पीला या लाल रंग का आपका डिस्कलरेशन या टिंज हो रहा है, ठीक है ना, के रूप में दिखने वाला जो आपका डिफेक्ट है वो क्या संकेत करता है, वो क्या साइन वो करता है, ठीक है ना, संकेत दे रहा है। फॉक्सीनेस का, सेक्स का, नॉट का या नॉट। तो ऐसी चीज़ों को फॉक्सीनेस कहते हैं। जब आपका जो ट्री होता है ना, ये आपकी लकड़ी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ पीली होने लगती है, पीली या रेड कलर में दिखने लगती है ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो ये फॉक्सीनेस कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे ट्री को फिर हम लोग फॉक्सीनेस पता करते कि यहाँ पे इसका फॉक्सीनेस है, ऐसे साइन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सीजनिंग टिम्बर आर्टिफिशियली। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियली रूप से लकड़ी को संशोषण करने का तरीका नहीं है। देखो आर्टिफिशियली बोल रहा है, तो किल्न सीजनिंग को हम लोग आर्टिफिशियली करते हैं। वाटर सीजनिंग में क्या करते हैं, जो रिमूविंग वाटर होता है उसमें हम लोग अपने लकड़ी को, ट्री जो टिम्बर उसको डाल देते हैं, तो उसमें सीजनिंग हो जाती है। तो ये वाटर सीजनिंग नेचुरल वाला वे है, ठीक है ना, ये आर्टिफिशियल वे नहीं है। केमिकल सीजनिंग में क्या केमिकल यूज़ करें तो आर्टिफिशियल है, तो मतलब 20 द राइट आंसर होगा। जो वाटर सीजनिंग है वो आर्टिफिशियली सीजनिंग वे नहीं है, ठीक है, मेथड नहीं है। The defects is indicated by the curvature formed in the direction of length of timber is। लकड़ी की लंबाई की दिशा में निर्मित वक्रता द्वारा किस दोष को इंगित किया जाता है। मतलब लकड़ी की लंबाई, पहले ऐसे मानो ये लकड़ी आपकी, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, कर्वेचर आ गया, तो कुछ ये इस तरह हो गई, ठीक है, ये एक तरीके का डिफेक्ट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, लेंथ के डायरेक्शन में होता है ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं बो डिफेक्ट या वार्प डिफेक्ट या फिर ट्विस्ट डिफेक्ट या फिर नोटा। तो ये हमारा कहलाता है बो डिफेक्ट। बो मतलब समझते हो ना, तो बो डिफेक्ट बन जाता है। तो ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है ना। द टिम्बर विच इज सॉन एंड कट इनटू सुटेबल कमर्शियल साइजेस। मतलब टिम्बर जो उचित वाणिज्यिक आकारों में काटा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। क्या परिवर्तित लकड़ी होती है, कन्वर्टेड टिम्बर, रफ टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर या फिर नोटा। तो ऐसे जो भी सुटेबल कमर्शियल साइज में काटोगे उसको हम लोग कन्वर्टेड टिम्बर बोलते हैं, ठीक है ना। तो 74 का ए इज द राइट आंसर। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स ऑफ टिम्बर इज इन राउंड और रेक्टेंगुलर फॉर्म having diameter or side usually less than 300 mm and used as compression member in building in vertical position। मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बाजार में जो भी मौजूद लकड़ी का निम्नलिखित में से कौन से गोलाकार या आयताकार स्वरूप है जिनका व्यास या किनारे आमतौर पर 300 मिलीमीटर से कम होते हैं और भवनों में ऊर्ध्वाधर स्थिति में संपीड़न मेंबर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लो ये कह रहा है कि जैसे आप अपना घर बनाते हो, ठीक है ना, ये आपका घर है, अब यहाँ पे आपको लकड़ी के ये वर्टिकल कॉलम लगाना है, को मैं बनाए दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। आपका घर है, ठीक है, तो ये कॉलम वर्टिकल है ना और कंप्रेशन मेंबर में है, इसको आप क्या कहते हो, और 300 mm से लेस देन होना चाहिए, ठीक है ना। इसका डायमीटर जो होगा वो 300 mm से लेस होना चाहिए, लेस देन, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट, ठीक है, यही हमारा पोस्ट कहलाता है। तो डी इज द राइट आंसर। एक बार पोस्ट को आप लोग
गूगल में फिगर इसकी देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है पोस्ट। तो इस प्रकार आज हम लोग ने अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो आज हमने 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना, आरएमबी के। आई होप गाइस कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आपने जो कल का भी वीडियो देखा होगा उसको एक बार रिवीजन कर लेना ताकि आप लोग वो भूलो ना। तो आई होप कि इन्हीं में से जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना गाइस। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।